तो वैसे टुडे वी गोइंग टू स्टडी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। हमने लास्ट टाइम सारे फॉर्मूलेज अपने रेडी कर लिए थे। आज हमने रिलेशनशिप्स पढ़ने हैं जो हम खुद बनाएंगे और जिससे हमारे फॉर्मूले तैयार होंगे। तो अपने कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हमने सीखा था वाई मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एक फॉर्मूला सबसे पहला वाला हमने ये सीखा था कंजम्पशन और एक सॉरी ये गलत हो गया, हमने एडी सीखा था। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले लिखते रहो साइड साइड पे। फिर हमने सेकंड सीखा था कि अगर आपको इनकम पता हो वो कंजम्पशन एंड सेविंग में ख़त्म हो जाती है कि आपकी जो रिक्वायर्ड जो आपकी गिवन इनकम है उसमें आप कुछ खर्चा करोगे एंड कुछ सेविंग करोगे। तो कितना खर्चा करते हो और कितना पैसा बचाते हो वो टोटल मिला के आपकी इनकम हो जाती है। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म्स देख लो। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो अगर मैं इसको और आगे कंटिन्यू करूं तो आपको क्या पता लगेगा कि एग्रीगेट सप्लाई क्या चीज़ होती है। अभी हमने एग्रीगेट सप्लाई भी पढ़ी थी। एग्रीगेट सप्लाई का जो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यही आपको बताया था कि जो इनकम है वही सप्लाई है। तो ये फॉर्मूला भी इसी का सेम टू सेम चलेगा, चाहे ये इनकम का ले लो चाहे एग्रीगेट सप्लाई का ले लो, एक ही बात पड़ती है वो। क्योंकि जितनी आप सप्लाई करोगे मतलब आप सप्लाई क्या करो, जितनी आपकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब आपकी इनकम नेशनल इनकम में गिनी जाती है। इसके बाद आपको मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। पहले आप सेकेंड फॉर्मूला देखो, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वाई, मैथमेटिक्स की फॉर्म में हो गया। अगर मैं पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दूं तो ये क्या, ये तो कट गया तो 1 आ गया। नाउ व्हाट इज c अपॉन y, तो हमको पता है कि APC का फॉर्मूला क्या है, c अपॉन y। APC का फॉर्मूला है ना c अपॉन y। तो क्या मैं इसकी जगह APC लिख दूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम डेरिवेशन कर रहे हैं और डेरिवेशन एग्जाम में आएगी क्योंकि रिलेशनशिप्स आती है। सिमिलरली APS, ये मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको पहले पता है बट फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। S अपॉन वाई, तो यहाँ पे S अपॉन वाई की जगह मैं APS डाल दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे हमको एक रिलेशनशिप मिला कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है। कि जितनी आपकी कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन प्लस आपकी एवरेज सेविंग है, उनको जोड़ दो, एक बन जाता है। तो ये आपका सिक्स्थ फॉर्मूला बन गया, APC या APS प्लस APC इज इक्वल टू 1। दिस इज योर सिक्स्थ फॉर्मूला। अब आ जाओ आगे। ये तो रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS था। ठीक है, अब करते हैं MPC एंड MPS का। तो हमें पता है कि जो डेल्टा वाई होता है, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम, वो इक्वल होता है कितनी कंजम्पशन चेंज हुई है प्लस कितनी सेविंग चेंज हुई है। अगर आप बोलोगे सर ये हमें कैसे पता है, तो ये हमको पता है जो हम पिछले से रिलेशनशिप्स पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप उसमें चेक करोगे तो डेल्टा एस प्लस डेल्टा वाई, जो आपके ग्रुप बुक में टेबल बना हुआ है, टेबल 7.8 से पता लगा। अभी लाइव क्लास नहीं चल रही वरना मैं बुक्स में आपको दिखाता। टेबल 7.8 में चेक करो आप, जो आपका डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई कैसे पता लग रहा है, अगले वाई से पिछला वाई माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट वर्टिकली, 100 का फ़र्क आ रहा है उसमें, आपका 100 का फ़र्क हर बार। और जो डेल्टा सी है, डेल्टा सी अगर आप चेक करोगे तो ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। टेबल 7.8 नहीं है, ये टेबल 7.6 है। टेबल 7.6 में देखो जो डेल्टा वाई आ रहा है, अगले वाई से पिछला वाई माइनस करके 100 आ रहा है। डेल्टा सी हर जगह पे 80 मिलेगा आपको, और डेल्टा एस हर जगह पे आपको 20 मिलेगा। आप बेशक बुक में चेक कर सकते हो, अगर नहीं मिला मेरे को बताना, मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन है। तो
तो ये भी एक फॉर्मूला है। जैसे ये एक फॉर्मूला था कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो सातवां फॉर्मूला आपका बना। देखो ये सारे फॉर्मूले बुक में नहीं लिखे हुए, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ इसमें भी वही करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा y। उसमें y से डिवाइड किया था 1 लाने के लिए, इसमें डेल्टा y से डिवाइड करेंगे। ये डेरिवेशन आपको लिखनी है जी। नाउ ये तो कट गया, आपस में 1 आ गया। नाउ व्हाट इज डेल्टा c अपॉन डेल्टा y? तो ये पिछली क्लास में आपको फॉर्मूला लिखा है, दैट इज MPC। तो यहाँ पे लिख देंगे हम MPC, यहाँ पे आ जाएगा MPS, और फॉर्मूले आगे हमारे। MPS का फॉर्मूला हमको पता था, डेल्टा S अपॉन डेल्टा y, और 10th फॉर्मूला हमको मिला MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो ये आपकी डेरिवेशन है। इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आता है वो करेंगे। अभी ये फॉर्मूलेस ख़त्म नहीं हुए हैं, फॉर्मूलेस अभी 2 फॉर्मूले और रह गए हैं, बट वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके वो कराए जाएंगे, ठीक है। और एक बात आपकी बुक में बनी हुई है पेज नंबर 7.13 पे, कि कौन सी चीज़ कब नेगेटिव होती है, कौन सी चीज़ कब पॉजिटिव होती है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसको रब करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाने लगा हूँ। कि बुक में एक टेबल है वो बना हुआ है, मैं आप उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कब नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो पहले देखिए नेगेटिव, क्या APC कभी नेगेटिव हो सकता है? तो हम बोलेंगे नो। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि हमेशा देखो APC कैसे निकलता है, C अपॉन वाई। अपनी बुक में लिख लेना ये रीज़न। नो है क्यों? क्योंकि APC कैसे निकलता है, C अपॉन वाई। क्या कभी C नेगेटिव हो सकती है? हम बोलेंगे सर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब हमने कहा था कि अगर इनकम एक बार 0 भी हो गई तो भी हमारे पास एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन रहती है जिसको हम C बार कहते हैं। मतलब 0 इनकम पे भी हमने एक कंजम्पशन पढ़ी थी जो ऑटोनॉमस होती है। ये आपका इनकम कर्व हो गया और ये आपका कंजम्पशन कर्व था। तो ये वाला जो पोर्शन था ये हमारा ये बार बार इसलिए बनाता हूँ हर बार ताकि आपको देख देख के याद हो जाए। मेरे को पता है आप घर पे कोई भी नहीं बना के देख रहा, जबकि मैंने 11th में भी सिखाया था कि ग्राफ्स की बार बार प्रैक्टिस करो। देखने में बड़े आसान लगते हैं, जब बनाना आता है हम भूल जाते हैं। हम C को नीचे, Y को ऊपर, या C को भी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। तो एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा रहती है। तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होगी और ये C हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा तो हमेशा कुछ पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। जब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी तो APC कैसे नेगेटिव होगा? क्योंकि APC का फॉर्मूला तो यही है ना। अब चेक करते हैं APS। क्या APS कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर कंजम्पशन आपकी ज़्यादा हो गई इनकम से, इनकम को Y लेते हैं, सॉरी, इस जगह पे कंजम्पशन आपकी ऊपर है और इनकम आपकी नीचे है, तो मैंने यहाँ पे डिस सेविंग लिखवाया था। मतलब कंजम्पशन ज़्यादा है एक्सपेंडिचर के, और नीचे वाले ग्राफ में मैंने बताया था जितना ये वाला पोर्शन है उतना ही नीचे से आपकी सेविंग स्टार्ट होती है। यही बताया था मैंने आपको। थोड़ा सा कर्व गलत बना है क्योंकि ये जो पॉइंट देखो गलत कैसे बना, ये जो पॉइंट मेरा ये 0 आ रहा है, अगर मैं ऊपर देखो तो यहाँ पे आ रहा है, बल्कि 0 कहाँ आना चाहिए, तो ऐसे कर्व बनाया करो। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले लो एक ही सीध में, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर लो और यहाँ से स्टार्ट करो। अब ये कर्व सही है, ये सेविंग फंक्शन है। तो कभी भी ग्राफ्स बनाने हो तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसे जल्दबाजी में जो मैंने पहले बनाया था देखने में सही लग रहा था लेकिन है गलत, मैम मार्क्स काट लिया। क्योंकि मैम को तो आता है, आपको नहीं आता ना, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे, आप तो फटाफट से ऐसे बना रहे हो। मैम को एक एक बारीकी पता है कि यार ये और ये लाइन एक होने चाहिए, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। ये वाला डिस्टेंस जो C बार है वही यहाँ पे -C बार बन जाता है। -C बार क्यों बन जाता है? क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। तो जब आपकी सेविंग नेगेटिव चली गई तो APS का फॉर्मूला क्या है, S अपॉन वाई। अगर कभी सेविंग नेगेटिव है, और सेविंग नेगेटिव कब तक रहेगी? जब तक C क्या है, ऊपर। जब तक C इज ग्रेटर देन Y, कंजम्पशन, आप खुद सोचो ना हिंदी में,
खर्चा कमाई से ज़्यादा है। जब किसी चीज़ बंदे का खर्चा 10 रुपये है और कमाई खर्चा 10 रुपये है और कमाई 5 रुपये है, खर्चा 10 रुपये है और कमाई 5 रुपये है, तो कुछ पैसे बचेंगे नहीं, उल्टा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेविंग, दिस इज नोन एज नेगेटिव सेविंग। तो जब सेविंग नेगेटिव होगी तो एपीएस भी नेगेटिव हो सकता है। इसका आंसर है यस, व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई। सी ग्रेटर देन वाई होगा बिकॉज सेविंग इज नेगेटिव। सेविंग नेगेटिव है इसलिए एपीएस भी नेगेटिव होगा। एमपीसी को चेक करते हैं, क्या एमपीसी नेगेटिव हो सकती है? नो, बिकॉज डेल्टा एस कैन नेवर बी मोर देन डेल्टा वाई। देखो ध्यान से समझो, एमपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एमपीसी? अभी मैंने बताया, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये एमपीसी कब नेगेटिव होगी? जब ये वाला पोर्शन आपका नेगेटिव है, क्योंकि डेल्टा वाई तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हमारा डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने? डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, इन दोनों को मिला के। जब ये डेल्टा वाई इन दोनों को मिला के बनता है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि कंजम्पशन ही हमेशा पॉजिटिव, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इन कंजम्पशन का फ़र्क है। जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ रही है, वैसे वैसे कंजम्पशन भी तो बढ़ रही है। तो इनकम भी बढ़ रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रही है। जब कोई चीज़ बढ़ती है उसका फ़र्क, मान लो पहले थी 40, फिर थी 120, फिर थी 200, फिर थी 280, ये सी का था, तो ये बढ़ रही है। एमपीसी चेक कर लो, इनका फ़र्क चेक करो, 0, 80, 80, 80, सब जगह 80, 80 आया था एमपीसी, क्योंकि अगली वाली हमेशा पिछली वाली से ज़्यादा होती है। तो जो सी बढ़ रहा है तो अगली वाली सी पिछली वाली सी से ज़्यादा होगी। तो एमपीसी जो डेल्टा है, कि डेल्टा सी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो एमपीएस भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो नो, एज डेल्टा सी इज पॉजिटिव ऑलवेज। सिमिलरली एमपीएस देख लो, एमपीएस हमने जो टेबल बनाया था उसमें सेविंग्स ली थी, सेविंग्स हमारी आई थी -40, -20, 0, 20, 40, तो ये भी तो बढ़ रही है। अगर एमपीएस निकाल के देख लो, ये तो 0 है, -20 -40 आ गया +20, 20, 20, 20, सारा पॉजिटिव। क्यों? ये डेल्टा एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई। तो जब आपका डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि अगले जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, सेविंग भी तो बढ़ रही है। तो सेविंग बढ़ रही है तो अगली सेविंग पिछली सेविंग से हमेशा ज़्यादा होगी। हमेशा अगले स्टेप की सेविंग पिछले सेविंग से ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो अगले से पिछला माइनस करके एमपीएस निकला है। एमपीएस कैसे निकलता है? अगले से पिछला माइनस करके। तो अगले से पिछला माइनस करने के बाद हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो नो, एज डेल्टा एस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद, क्योंकि मेरे को समझाना जरूरी था, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आएंगे। क्या 0 हो सकती है एपीसी? तो एपीसी का जब भी पता लगना ना 0 हो सकती है तो फॉर्मूला चेक करना है। एपीसी का फॉर्मूला क्या था हमारा? C/Y। तो ये चेक करो, क्या C 0 हो सकता है कभी? इनकम तो 0 हो सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या C 0 हो सकता है? ये वाला C कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा रहती है। 0 इनकम पे भी एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तो C की स्टार्टिंग ही हमने 40 पॉइंट से ली थी, तो C स्टार्टिंग से ही 0 नहीं हो सकता। तो जब C 0 नहीं हो सकता तो ये वाला रेशियो भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहती है और ऑटोनॉमस कंजम्पशन कुछ ना कुछ हमारे पास होती है। क्या एपीएस 0 हो सकता है? एपीएस का फॉर्मूला ये है, S/Y। एपीएस 0 तब हो सकता है जब S 0 हो जाए। क्या S 0 हो सकता है? यस, हो सकता है। S का फॉर्मूला क्या है? S कैसे निकलता है? Y = C + S। अगर Y और C आपस में इक्वल हो गए, मान लो Y = C है, मैं बाकी सारा मिटा देता हूं। एक स्टेप ये भी आया था जब हमारा Y और C इक्वल हो गए थे। यहां पे Y = C,
तो अगर यहां पे चेक करो y इज इक्वल टू सी है, s क्या था, s इज इक्वल टू 0 है। क्यों, आप चेक कर लो, अगर इफ y इज इक्वल टू सी हो गया तो ये कट जाएंगे आपस में, 0 इज इक्वल टू एस आ गया। तो और ग्राफ में भी चेक कर सकते हो कि y और c जिस पॉइंट पे इक्वल हो गए, जहां पे इनकम आप 50 रुपए इनकम कमा रहे हो और आपका खर्चा भी 50 रुपए है, तो सेविंग कितनी हो गई, 0। सेविंग कैसे निकलती है, y माइनस सी, y माइनस सी का फॉर्मूला ना सेविंग का। तो यस, सेविंग भी सेविंग जीरो हो सकती है, दैट्स वाई ये भी हो सकती है व्हेन C इज इक्वल टू वाई, जब इनकम और एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज सेविंग इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे सेविंग 0 हो गई। तो सेविंग 0 होने की वजह से एपीएस भी 0 हो सकती है। क्या एमपीसी 0 हो सकती है, यस, एमपीसी भी 0 हो सकती है जी। कैसे, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा वाई, ये हो सकता है किसी जगह पे, ये देखो कि इनकम कंजम्पशन चेंज ही नहीं हो रही है आपकी, कोई ऐसी जगह होगी जहां पे कंजम्पशन चेंज ही नहीं हो रही, इनकम बढ़ी लेकिन कंजम्पशन बढ़ी नहीं ज़्यादा, तो यहां पे हो सकती है व्हेन डेल्टा सी इज इक्वल टू 0, कि डेल्टा सी अगर 0 आ जाए, या जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर सेविंग्स बढ़ जाए, तो भी आ सकता है। और ये भी हो सकती है जी, इसका भी यही रीज़न है कि जितनी आपकी, देखो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो डेल्टा सी क्या आ गया, 0। जब डेल्टा सी 0 हो गया, ये वाली चीज़ 0 हो गई, तो पूरा क्या एमपीसी क्या होगी, 0। सिमिलरली उसके लिए भी आ जाएगा। और बाकी की जो दो चीज़ें दी हुई हैं कि कोई चीज़ 1 हो सकती है, वो आप लोग खुद पढ़ लो। खुद क्या पढ़ोगे, चलो मैं ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि खुद आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, मेरा ही टाइम वेस्ट करोगे आप लोग। तीसरा जो ग्राफ में पूछा गया है जी, कि क्या ये कभी 1 हो सकता है, तो एपीसी कभी 1 हो सकता है। आप खुद चेक करो, एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, जब इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल, हमने यहाँ पे लिखा ना y इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू, जब इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में इक्वल तो ये कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है ना। तो यस, व्हेन y इज इक्वल टू सी, तो ये आपको सारा याद हो जाएगा क्या, कभी भी याद नहीं होगा। तो ये आपने बस इनके फॉर्मूले याद रखने हैं और एक ग्राफ याद रखना है। ग्राफ पूछा गया कि क्या कभी एपीसी 1 हो सकता है, आप सोचो यार एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, तो सोचोगे कि वाई इज इक्वल टू सी भी तो एक पॉइंट आता है, मतलब कि कट गए आपस में, ऐसे सोच के करना है। क्या एपीएस कभी 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, एपीएस कभी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि एपीएस का फॉर्मूला है एस अपॉन वाई। और सेविंग और इनकम कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि कोई सेविंग और ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि जितना आप कमा रहे हो उतना खर्चा कर रहे हो, लेकिन जितना आप कमा रहे हो सारा का सारा आप सेव नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज ऑलवेज एन ऑटोनोमस कंजम्पशन, कुछ ना कुछ हमेशा खर्चा रहता ही है हमारा। तो जब कुछ ना कुछ खर्चा रहेगा तो सेविंग उसमें से माइनस करके निकलेगी, उस खर्चे में सेविंग को ऐड करोगे तो आपकी इनकम बनती है, या उस इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करोगे तो आपकी सेविंग बनती है। तो जब ये कभी 0 नहीं हो सकती, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकती सी बार, तो सेविंग कभी भी वाई की इक्वल नहीं हो सकती। तो ये आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो आंसर इज नो, बिकॉज वाई कैन नेवर बी इक्वल टू सेविंग्स, ठीक है। उसके बाद डेल्टा वाई और डेल्टा सी, डेल्टा एस, एमपीसी 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। क्यों हो सकता है, क्योंकि
डेल्टा सी और डेल्टा वाई आपस में इक्वल हो सकते हैं। जब इसके न्यूमेरिकल्स हम डिटेल में करेंगे तो वील सी कि डेल्टा सी और डेल्टा वाई आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसका आंसर भी यस है, इसका आंसर भी यस है कि डेल्टा सी और डेल्टा वाई इक्वल हो जाएंगे और डेल्टा एस और डेल्टा वाई इक्वल हो जाएंगे। मोर देन वन, ग्रेटर देन वन, क्या मोर देन वन, क्या ये ग्रेटर देन वन मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है कि वन से ग्रेटर या पॉजिटिव हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं जी। जब आपका c ग्रेटर देन y हो गया, ये देखो ये वाले पोर्शन में c क्या है, y से ज़्यादा है, तो c इज़ ग्रेटर देन y। तो जब c आपका y से ग्रेटर हो गया मतलब आपका न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मैं पहले बता चुका हूँ न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा। जब कोई भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, आंसर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट में आता है, मतलब ग्रेटर देन 1 हो सकता है। क्या ये हो सकता है ये वाला? नो, क्योंकि सेविंग कभी भी, बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी ग्रेटर देन वाई। सेविंग बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए न्यूमरेटर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो भी नहीं हो सकता। और बाकी के दोनों भी नो हैं, क्योंकि डेल्टा हमेशा फर्क निकलता है। नो, क्योंकि डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा सी। और दूसरी बात, ये वाली चीज़ ये दोनों को मिला के ये बनती है, तो ये डेल्टा एस कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती डेल्टा वाई के, और डेल्टा सी कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता डेल्टा वाई के, कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये दोनों आपस में जोड़ के ये बनती है। इन दोनों से एक भी चीज़ इससे बड़ी, डेल्टा वाई से बड़ी कैसे हो जाएगी? ठीक है, जब ये बड़ी नहीं होगी तो फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा है, एज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो आंसर 0 पॉइंट कुछ में आएगा, मतलब मोर देन 1 नहीं हो सकता, हमेशा लेस देन 1 होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी डाउट हो तो मेरे को आप पूछ लेना। यहाँ पे हमारी जो इक्वेशंस वाला टॉपिक रह गया और इन्वेस्टमेंट वाला, इक्वेशंस वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे जिससे आपको होमवर्क दिया जा सके और आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें। तो अपनी अपनी बुक्स में एग्जाम्पल नंबर 1 निकालेंगे। आपको APC एंड APS निकालने को बोला है, इनकम दी हुई है, तो जो दिया हुआ है इनकम आपको दी हुई है जी 100, 200, 300, तो जैसे दिए वैसे की वैसे लिखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स ही करके दिखाऊंगा मैं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। एंड आपको C दिया हुआ है 80, 120, 180, तो 80, 120 एंड 180। नाउ जब आपको तीनों चीज़ दे रखी है, आपको निकालना APC एंड APS। तो APC और APS के लिए आपको पहले C और S चाहिए, तो C तो है, S निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, y माइनस सी, क्योंकि C प्लस S करते हैं तो y आता है, ये फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू C प्लस S। तो S निकालने के लिए y माइनस सी बन जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो तो 20। 100 रुपये कमा रहे हो, 80 रुपये खर्च रहे हो, मतलब 20 रुपये जोड़ रहे हो। 200 कमा रहे हो, 120 खर्च रहे हो, मतलब 80 रुपये जोड़ रहे हो। 300 में से 180, मतलब 120 जोड़ रहे हो। ठीक है, ओके। तो अब सिंपल सी बात है, APC निकाल लो C अपॉन वाई और APS निकाल लो। सिंपल क्वेश्चन था, ये पिछली बार होमवर्क में देना चाहिए था। चलो C अपॉन वाई, 80 अपॉन 100, 80 अपॉन 100 0.8, 120 अपॉन 200, तो 120 अपॉन 200 करेंगे तो ये कट आ जाएगा 6 अपॉन 10, तो 0.6, और 180 अपॉन 300 करेंगे तो भी 0.6 आ गया। तो मैंने पिछले बार बताया था कि हमेशा सेम नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो सकता है ये। ओके, S अपॉन वाई 20 अपॉन 100 0.2, तो आपने ये चेक किया कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, देखो 1 आ रहा है, 0.8 प्लस 0.2, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 0.4 ही आना चाहिए। 80 अपॉन 200 करके देख लो, तो अगर आपका 80 अपॉन 200 करके 0.4 नहीं आ रहा तो मतलब कि या तो इसमें मिस्टेक है या तो इसमें, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 1 आना चाहिए। तो आप क्रॉस चेक करोगे अपने क्वेश्चंस में, अगर इन दोनों को ऐड करके आपका
1 नहीं आता तो आपका आंसर गलत है। और ये जल्दबाजी मत करना कि हाँ 0.6 है तो 0.4 लिख दो फटाफट ना, आप यहां से निकालो 120/300, तो ये 3 से कटेगा, 3 4 ज़ा एंड 3 10 तो 0.4 आ गया, 4/10 आ गया तो 0.4। आपने यहां से निकाल के वहां से क्रॉस चेक करना है, जल्दबाजी में ये नहीं कि 0.6 या 0.4 लिख दो, ऐसा नहीं, क्या पता ये गलत कैलकुलेट हो गया हो। तो ये गलत कैलकुलेट हुआ है कि ये गलत कैलकुलेट हुआ है, ये कैसे पता लगेगा, जब आप दोनों को यहाँ अलग अलग कैलकुलेट करोगे, फिर इक्वल टू अगर 1 आ गया तो मतलब कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इफ एपीसी ऑफ इकोनॉमी, देखो मैंने आपको समझा रखा है, जो गिवन है पहले लिख लिया करो। एपीसी दी हुई है, सिंपल बच्चों वाले जिनके पास मैथ्स है उनको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0.8 व्हाट शुड बी सेविंग एट द इनकम ऑफ इतने, वो कह रहे हैं आपको सेविंग बतानी है, कौन से लेवल पे, 2000 पे। सेविंग एट 2000 मतलब आपकी वाई कितनी आ गई, 2000 पे। 2000 रुपये पे आप सेविंग कितनी करोगे, आपको एपीसी दिया हुआ है, ठीक है, 2000 करोड़। अब ये, अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये S2000 मतलब ये S की वैल्यू 2000 इनकम पे, जैसे ये S की वैल्यू 20 है लेकिन 100 पे, तो इसको मैं S100 कह दूं, इसको S200 कह दूं या S300 कह दूं, मतलब 300 वाली इनकम पे 120 वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से है ये। तो सेविंग्स निकालने, एपीसी से सेविंग्स कैसे निकलेगी, हम पहले एपीएस निकालेंगे। हमें फॉर्मूला पता है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। एपीसी की वैल्यू है 0.8, तो एपीएस की वैल्यू आ गई 0.2। 1 में से माइनस करने के बाद एपीएस की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एपीएस, सेविंग्स अपॉन वाई। क्लियर, तो जब ये अपॉन ये कर दिया, ये कितनी लेनी है आपने, एट व्हाट इनकम, एट 2000, तो अपॉन में रख दो 2000, ऊपर रख दो सेविंग्स। ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के भी बच्चे हैं, विदाउट मैथ्स भी बच्चे हैं, तो उनको पता, मैथ्स वाले बच्चों ने तो फटाफट निकाल भी लिया होगा अब तक। तो ये 2000 यहाँ से ऊपर जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में नेक्स्ट स्टेप में, तो आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 2, 400 करोड़। ठीक है, ये आपका आंसर है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। द डिस्पोजेबल इनकम इज इतने, वाई की वैल्यू दी हुई है जी 1200 करोड़, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इतने, सी की वैल्यू दी हुई है 800 करोड़। कैलकुलेट एपीसी, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग खुद घर पे करेंगे। इफ सेविंग इज इतने, इनकम इज इतने, एपीएस डिस्पोजेबल इनकम, ये सब कुछ आप लोग खुद कर लेंगे। इनकम राइज इतने इतने, ठीक है, मैं इसका फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपको इनकम दी हुई है 500 एंड सेविंग दी हुई है 100 और निकालनी है एपीसी, एपीसी निकालनी है। तो जल्दबाजी वाला बच्चा तो डिवाइड कर देगा, वो एपीएस नहीं एपीसी निकालनी, तो पहले सी पता होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 500 इज इक्वल टू सी प्लस 100। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई 400। जब c आपका 400 आ ही गया है तो एपीसी निकाल लो। अब 400 अपॉन इनकम, सी अपॉन वाई, वाई 500 है, 4/5, तो 4/5 0.8। ठीक है, और इसी का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं एक बार। व्हेन इनकम राइजेस फ्रॉम इतने तो इतने, इनकम बढ़ रही है 100 से 1000 से 1100, तो आप इसको ऐसे लिखा करो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, पहले 1000 है फिर 1100 हो गई। ठीक है, इनकम इतने, सेविंग राइज बाय 30, हमको सेविंग्स नहीं पता लेकिन सेविंग राइज बाय 30 है, मतलब डेल्टा एस पता है हमको 30, कि सेविंग यहाँ पे जो थी और यहाँ पे जो है वो 30 है, मतलब इन दोनों सेविंग्स का जो फ़र्क है वो 30 का है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 500 होगी तो यहाँ पे 530 होगी, तो इनको माइनस करके ही तो डेल्टा एस निकलता है, तो वो 30 आ रहा है। तो सेविंग राइजेस बाय, मैंने 11th के बच्चों को 11 में जो मेरे पास पढ़े थे उनको बता रखा था, जब भी राइजेस 2 हो या इंक्रीजेस 2 हो, इसका मतलब होता है न्यू वैल्यू दी हुई है, और अगर राइजेस
बाय हो, ये मैंने अकाउंट्स में बता रखा है रेशियोज में। बाय वर्ड का मतलब चेंज, डेल्टा दिया हुआ है आपको, डेल्टा या चेंज। राइजेस टू मतलब न्यू वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू दी हुई है। राइजेस बाय मतलब डेल्टा दिया ये वाला। तो ये आप लोग अपने बुक्स में नोट कर लो या कॉपी में कहीं भी नोट कर लो, टू और बाय का फ़र्क। ये मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी सिखा रखा है आपको कि कैसे कैसे क्या क्या कहानी बनती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो निकालना क्या है, फाइंड एमपीएस एंड एमपीसी। एमपीएस एंड एमपीसी निकालना है। तो एमपीएस और एमपीसी तब निकलेगा जब डेल्टा एस और डेल्टा सी निकलेगा। ठीक है, तो डेल्टा एस पता लग गया, डेल्टा एस मेरे पास आ रहा है 30। ठीक है, डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा वाई चेक करो, 1000 में से 100 गया, सॉरी 1100 में से 1000 गया, 100 आ गया। तो जब डेल्टा वाई पता है तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस के फॉर्मूले में डाल दूँ। तो डेल्टा 100 और -30, डेल्टा सी आ जाएगा 70। डेल्टा सी आ गया 70। तो डेल्टा सी आ गया, डेल्टा एस आ गया, डेल्टा सब कुछ निकल गया अब तो एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, जो कि है ये 0.3, और एम पी सी हाँ क्या था, डेल्टा सी ये 70। और मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों का सम भी अब क्या 1 आना चाहिए। एम पी सी और एम पी एस का ऑटोमेटिकली आना चाहिए, जान के नहीं निकालेंगे आप लोग। ठीक है जी। इसके बाद मैं सीधा एक लास्ट एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 11। आपका होमवर्क भी यही रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 11 तक कंप्लीट करना, क्वेश्चन भी बताऊंगा। एग्जाम्पल बीच के इसलिए छुड़वा दी क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल करा देता हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जब हो जाएगा तो बाकी के बीच के तो अपने आप आपसे समझ आ ही जाएंगे। तो इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है आपको। इनकम गिवन है जी 50, 100, 150, 200। एंड सेविंग्स गिवन है 10, 40, 75, 120। आपको सारा कुछ निकालना है, एपीसी, एपीएस, एमपीएस वगैरह वगैरह। सबसे पहले सी निकाल लेते हैं। इसमें से y माइनस एस, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो, 60, 75, 80, 40, 60, 75, 80, ठीक आ गई। अब हम निकालेंगे एपीएस का फॉर्मूला। देखो जब आप ये टेबल बनाएंगे एग्जाम में तो आपको फॉर्मूला भी साथ साथ देना है, हर चीज़ का फॉर्मूला आपको साथ साथ देना है। तो s अपॉन वाई 10/50 0.5, 40/100 0.4, नहीं ये 0.5 नहीं था पहले वाला, 0.2 है क्योंकि 1/5 0.2 हो गया। फिर है जी 75 अपॉन ये 0.5, 120/200 तो ये 6/10 0.6, ठीक है। फिर आ जाएगा APC, तो ये तो आपको कराई दिया मैंने, ठीक है। 40/50 4/5 0.8 0.6 0.5 और 0.4। आप बोलोगे सर आप खुद मना कर रहे हो, आपने खुद तो ऐसे कर लिया, क्योंकि मेरा बुक सामने पड़ी ना, मैं टैली कर रहा हूँ साथ साथ। आप ऐसे नहीं करेंगे और मेरे पास टाइम भी कम है। अगर मैं MPS निकालूँ तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, लेकिन मेरे पास अभी डेल्टा एस नहीं है, तो मेरे को पहले MPS के लिए डेल्टा एस का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो लेट्स मेक अ कॉलम फॉर डेल्टा एस, ठीक है। ये निकल गया है हमारा। तो बुक में डायरेक्टली निकाला है, हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमको भी सीखना है। तो डेल्टा एस और डेल्टा सी और डेल्टा वाई, ये 3 कॉलम्स हमको चाहिए ही चाहिए। ये 3 कॉलम्स लेने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो डेल्टा एस किससे होता है, ऊपर तो कुछ नहीं होगा, 40 में से 10 गया 30, मैंने लिखवाया था सब ट्रैक करते हैं तो वर्टिकली करते हैं, ऐड करते हैं तो डायगनली। 40 में से 10 गया, 75 में से ये गया तो 35, और 120 में से 75 गया तो 80, 10 में से 5 गया 5, 11, 45, ठीक है। डेल्टा सी चेक करते हैं, 20, 15, 15, ठीक है। ओके, डेल्टा वाई चेक कर लो, 100 में से 50 गया 50,
150 में से 100 गया 50 और ये भी 50, ठीक है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, ये 5 है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा एस प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा एस प्लस डेल्टा सी इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ भी साथ साथ चेक करना है। मेरे यहाँ 15 था, जबकि 45 प्लस 15 50 नहीं होता था। या तो ये गलत है या ये गलत है। मैं चेक किया तो मेरे को पता लग गया 80 में 70 गया 5 गया, तो ये गलत था। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि तुक्का मार के ये 45 है तो ये 5 होगा, ऐसे मत करना, हो सकता है ये भी गलत होता। तो यहीं से निकाल के लिखो, फिर यहाँ से क्रॉस चेक करो, ठीक है। अब ये जब टेबल निकल गया है आपका, तो आप MPS निकाल लो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ऊपर का तो आपका नील ही होता है हमेशा, ठीक है। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई 30 अपॉन 50, 3 अपॉन 5 कितना आ गया 0.6, ठीक है। और ये है 35 अपॉन 50, तो ये आ जाएगा 0.7 और 45 अपॉन 50 0.9। फिर आ जाएगा MPC डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो बुक में जो आप सॉल्यूशन देखोगे उसमें डायरेक्टली MPS और MPC लिखा है, क्योंकि वो लास्ट एग्जाम्पल उससे पहले बहुत कुछ करा चुके हैं। हम थॉरली करेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, शो करेंगे फेयर में, फिर ये निकालेंगे। और फॉर्मूले मेरे को सबके होमवर्क में, जो आप होमवर्क सेंड करेंगे, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला चाहिए ऊपर। क्यों? आप बोलोगे सर एक दो क्वेश्चन में लिख दे, नहीं, सब में लिखो, लिख लिख के आपके एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ प्री बोर्ड होने वाले हैं, लिख के आपको याद हो जाएंगे, बाद में याद करने नहीं पड़ेंगे आपको। बाद में याद करोगे, एंड टाइम कुछ भी गलत याद हो गया या याद नहीं हुए तो एग्जाम में दिक्कत आएगी, इससे अच्छा प्रैक्टिस कर लो। ओके डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 20 अपॉन 5, तो 0.4, 15 अपॉन 5 0.3 एंड 5 अपॉन 50 0.1। और ये चेक भी कर लो, इन दोनों को ऐड करके 1 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके 1 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके 1 आ रहा है। तो जान के मत निकालना, ऐड करके अपना 1 आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब आपका होमवर्क है, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एग्जाम्पल नंबर मैंने कराए हैं आपको 3 तक, आपने करना है 4 से लेके 10 तक। और अनसॉल्व में जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं जी। अच्छा, ये 10 तक क्यों करोगे, या ज़्यादा करो ना, 12 तक करेंगे, जिसमें से 11 मैंने करा दिया। तो ये 11 भी नोट करेंगे साथ साथ, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए काम। जो बच्चे एग्जाम्पल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते वो सोचे उनके बाद में क्या हाल होने वाला है, क्योंकि एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जी आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो आप बोलोगे सर होमवर्क ज़्यादा है, ये टोटल होमवर्क 1 घंटे का है जी। ये पूरा का पूरा होमवर्क 1 से 1.5 घंटे में होना चाहिए, और एक दिन छोड़ के 1-1.5 घंटे का होमवर्क तो बनता है, क्योंकि बहुत दिन से इको का कोई होमवर्क नहीं मिल रहा। मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ कि रीड करके आया करो, पिछला पढ़ के आया करो, लेकिन मेरे को पता है एक सिंगल बच्चा भी नहीं पढ़ता होगा। एक आध का मेरे पास डाउट्स आते हैं, मैं मानता हूँ, एक आध बच्चा पढ़ रहा है, डाउट आ भी रही है मेरे पास, वो रेगुलर। उस बच्चे के अलावा एक भी बच्चा बैच में ना पढ़ रहा है ना डाउट पूछ रहा है। फिर बाद में जब चैप्टर का टेस्ट आएगा ना, फिर आप बोलोगे सर ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा। अभी पूछो, अभी समझो प्लीज़। तो ये आपका होमवर्क है, बहुत दिनों बाद इको का होमवर्क मिल रहा है, प्लीज़ इसको कंप्लीट करो। ट्यूसडे को आपका इको का टेस्ट है, चैप्टर नंबर 11 एंड 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, याद रखना, ठीक है।